Hello students, welcome to my YouTube channel इतिहास गुरु। Today we gathered to talk about मगध एम्पायर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर का मतलब मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में किस किस डायनेस्टी ने रूल किया और किन किन राजाओं ने अपना योगदान दिया उस डायनेस्टी को रूल करने में। तो सबसे हम पहले आपको बता दें कि मगध एम्पायर कब से लेकर कब तक चला था। मगध एम्पायर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मगध एम्पायर 544 से 544 से लेकर 322 बीसी तक चला था। मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा की बात है ये, मतलब जीसस के जन्म के पहले की बात है। मतलब 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक चला था मगध एम्पायर। तो मैं बता दूं कि मगध एम्पायर में कौन कौन से शासक ने शासन किया और किस किस वंश ने शासन किया, मतलब कौन कौन सी डायनेस्टी ने इसमें शासन किया। मैं पहले ही बता चुका कि एम्पायर जो होता है वो एक डायनेस्टी के ही टाइप का होता है, लेकिन ये क्या होता है कि किंगडम में बड़े आकार का होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे किंग्स मिलकर या बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम जो होते हैं वो मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं। मतलब किसी डायनेस्टी के द्वारा ही रूल किया जाता है। बट ये जो होता है एक किंगडम या किसी एक स्टेट से बड़ा होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एक स्टेट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर स्टेट आता है, उसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर क्या बनता है, ये एम्पायर बनता है, मतलब साम्राज्य बनता है। तो मगध एम्पायर में टोटल 3 वंश ने शासन किया। किसने? टोटल 3 डायनेस्टी ने शासन किया। मैं अब तीनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें हर्यक वंश ने शासन किया। किसने? हर्यक डायनेस्टी। सबसे पहली डायनेस्टी थी इसकी हर्यक डायनेस्टी। कौन सी थी? हर्यक डायनेस्टी। सबसे पहले इसकी डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी। सेकेंड जो थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी थी। सेकेंड कौन सी डायनेस्टी थी बच्चों? शिशुनाग डायनेस्टी। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट डायनेस्टी की, मतलब जो मगध एम्पायर की सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन थी। तो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी। कौन सी थी? नंद डायनेस्टी। तो आपने कहीं ना कहीं नंद डायनेस्टी का तो नाम जरूर सुना होगा। जब मैं मौर्य एम्पायर बता रहा था उसमें मैंने नंद डायनेस्टी की चर्चा जरूर की थी, तो वहां आपने जरूर देखा होगा ये नंद डायनेस्टी के बारे में मैंने कुछ बताया था। तो अब हम तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और तीनों को एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और किन किन शासकों ने इसमें शासन किया उसके बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या? हर्यक डायनेस्टी। तो अब हम पढ़ेंगे हर्यक डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्यक डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा डायनेस्टी था? हर्यक डायनेस्टी। तो मैं बता दूं कि हर्यक डायनेस्टी जो था वो 544 से लेकर 412 बीसी तक चला था। कब से कब तक? 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक ये हर्यक डायनेस्टी ने रूल किया था। अब मैं बता दूं कि हर्यक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कह लीजिए या उसके फाउंडर कह लीजिए, मतलब उसके संस्थापक कह लीजिए, या पहला जो राजा थे वो कौन थे। तो सब आपने सुना होगा बिंबिसार का नाम। तो सबसे पहले इसके जो फाउंडर थे कौन थे? वो बिंबिसार थे। He was the founder. He was the founder and first ruler of this dynasty. He was the founder and ruler of first dynasty. If we talk about the ruling type of Bimbisar, then we have to collect some assets or literacy source that he ruled very smoothly and functionally. He expanded his empire by marrying 3 girls. मतलब उन्होंने 3 शादियां की थी। उन्होंने 3 मैरिज किए थे और इसी से उन्होंने अपना क्या किया, एम्पायर बड़ा किया था। तो आज मैं बता दूं ये 3 लड़की से शादी किए थे, मतलब
और इन्होंने इस तहत भी अपना क्या किया, एम्पायर बढ़ाया। तो इनको बहुत सारे जगह जो दहेज में मिल चुके, जैसे काशी हो गया, अवंती हो गया, मतलब ये यहाँ लिच्छवी हो गया, चाहे चेटक हो गया, चाहे गांधार हो गया, ये सब क्या इनको दहेज के रूप में या गिफ्ट कह लीजिए इनको मिल गया था। तो इससे मतलब उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन मतलब राजस्थान की तरफ, और ऊपर बात कर ले तो हम ये यूपी चाहे उत्तराखंड की बात कर ले तो इधर जो मगध डायनेस्टी फैला, तो ये फैला उनके यही विवाहिक नीति से। मतलब उन्होंने 3 लड़कियों से शादी किया और इसी वैवाहिक नीति से उनकी जो है नॉर्थ डायरेक्शन, किधर नॉर्थ एंड वेस्ट एक्सपेंशन, नॉर्थ एंड वेस्ट एक्सपेंशन इनका इसी नीति से हुआ था। मतलब इसी रूल से इनका नॉर्थ और वेस्ट एक्सपेंशन जो हुआ था या इन्वेजन कह लीजिए वो हुआ था। और इनका जो एक सन था, इनका सन था आजाद शत्रु। क्या था? आजाद शत्रु। इनके बाद वही आया, मतलब इनको मारकर वो गद्दी पर बैठा था, बिंबिसार को मारकर वो गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार कब से कब तक रूल किए थे? तो वो 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 492 तक, कब तक? 492 बीसी तक उन्होंने रूल किया था। मतलब 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने रूल किया था बिंबिसार ने। इनके बाद इनका पुत्र ने गद्दी संभाला, और मतलब आफ्टर बिंबिसार अजात शत्रु वाज द सन बिंबिसार एंड ही एक्वायर्ड द थ्रोन बाय किलिंग हिम। मतलब इनकी हत्या के बाद उन्होंने गद्दी संभाली। और कब गद्दी संभाली थी? तो 492 ईस्वी पूर्व, मतलब 492 बीसी पूर्व। सेकेंड जो शासक था, सेकेंड शासक कौन था इसका? आजाद शत्रु। जैसा कि इनके नाम से मतलब प्रचलित है, आजाद शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये रूल किए थे 492 से लेकर 460 बीसी तक। मतलब ये 492 से लेकर 460 बीसी ईस्वी पूर्व तक ये रूल किए थे। ये वैशाली के युद्ध में मतलब बहुत ही तगड़ा युद्ध किए थे, मतलब बहुत ही अच्छा युद्ध किए थे। और इन्होंने वहाँ वैशाली के जो राजा थे महाशिलाकट और रसुकसल, उनको क्या किया था? इन्होंने हरा दिया था। ये युद्ध जैसे कि कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा हथियार का प्रयोग इसमें किया था, और उसी के सहायता से ये फिर अपना जो एक्सपेंशन हुआ था वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिए थे। मतलब वैशाली के नीचे की तरफ इन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कर लिया था। इन्होंने पहला जो बौद्ध संगति होता है, मतलब बौद्ध का जो वो कहते हैं ना कि बड़ा सा यज्ञ वगैरह, उन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगति, फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था, संगीति was held in his region। मतलब इन्हीं के रूलिंग डेज में, मतलब इन्हीं के रूलिंग शासन काल में, इन्हीं के शासन में क्या किया? फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन मगध डायनेस्टी में हुआ था। तो अब इनके बाद आते हैं उदीन, जो थर्ड रूलर थे हर्यक डायनेस्टी के। किसके? हर्यक डायनेस्टी के जो थर्ड रूलर थे वो थे उदयीन। कौन थे? उदयीन। उदयीन ये जो है 460 ईस्वी से, कब से? 460 ईस्वी से 444, मतलब 460 से लेकर 444 बीसी तक रूल किए थे। और he was the third and the last effective king. He was the third and last effective king of the Haryak dynasty. He was the third and last effective king of Haryak dynasty. He made his capital. He announced his capital पाटलिपुत्र। इसने अपनी he announced his capital पाटलिपुत्र। मतलब पाटलिपुत्र को इन्होंने मगध का क्या बनाया? राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को इसने क्या बनाया? मगध का राजधानी बनवाया। और इन्होंने पटना के गंगा घाट पे, पटना के मतलब एट गंगा घाट ऑफ पटना, एट गंगा घाट ऑफ पटना मेड
और बिल्ट हिज फोर्ट, बिल्ट हिज फोर्ट, मतलब इन्होंने पटना के गंगा घाट पे अपना क्या बनाया, किला बनवाया, सोन नदी के संगम पे। कहाँ बनाया, सोन के संगम, पटना के गंगा घाट, जहाँ पटना में गंगा घाट है, सोन नदी जहाँ के मिलती है, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना फोर्ट बनवाया। और इसके जो अंतिम शासक वो नागदशक थे, मतलब लास्ट शासक जिसको थे, मतलब ये हरियर डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, नागदशक। नागदशक was the last ruler of this dynasty, मतलब नागदशक क्या थे, नागदशक जो थे वो इस डायनेस्टी के क्या थे, लास्ट रूलर थे। और ये डायनेस्टी ये डायनेस्टी कब अंत हो गई, इस डायनेस्टी का अंत 412 में हो गया था, मतलब 412 में इस डायनेस्टी का के ये जो थे ये लास्ट रूलर थे। 412 BC में इस डायनेस्टी का मतलब पतन हो गया, मतलब इसका सब कुछ खत्म हो गया। और इसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। कौन सा आता है, शिशुनाग डायनेस्टी। तो हम सेकेंड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मगध एम्पायर का जो सेकेंड डायनेस्टी था उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध डायनेस्टी का सेकेंड डायनेस्टी कौन था, मगध एम्पायर का जो सेकेंड डायनेस्टी था वो था शिशुनाग डायनेस्टी। कौन था, शिशुनाग डायनेस्टी। कौन था, शिशुनाग डायनेस्टी। ये जो है 412 से लेकर, कब से, 412 से लेकर 345 तक, कब से 412 से लेकर 345 BC तक इसने रूल किया। क्या किया, रूल किया, मतलब इन्होंने अपना किंगडम यहाँ तक फैलाया था। इसके जो फर्स्ट रूलर थे, इसके फर्स्ट रूलर कौन थे मैं बता दूं, शिशुनाग ही इसके फर्स्ट रूलर थे। शिशुनाग ये जो है ही वाज दी, मतलब शिशुनाग कौन, शिशुनाग ही उनका नाम था। शिशुनाग वाज फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मतलब इसके जो शासक थे पहले कौन थे, शिशुनाग इसके पहले शासक थे और संस्थापक भी वही थे। इन्होंने वैशाली को अपना ही वैशाली को क्या बनाया था, इन्होंने वैशाली को अपना कैपिटल बनाया था। क्या किया था, वैशाली को कैपिटल बनाया था, मतलब मगध एम्पायर का कैपिटल वैशाली भी रहा था। इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा कि मगध एम्पायर का कैपिटल क्या, वैशाली भी रहा था। इन्होंने अवंती को अपने मगध राज्य में इन्होंने एक्वायर किया था। किसको, अवंती को इन्होंने जीत लिया था। अवंती एक महाजनपद है, मैंने पहले भी चर्चा की है। अवंती को इन्होंने क्या था, मगध एम्पायर में मिला लिया था। ये अपने इन्हीं के शासन काल में क्या किया था, अवंती को मगध में मिला लिया था। अब इनके बाद आता है, इनके बाद काल शोषक आता है। मैं बता दूं इनका डायनेस्टी जो रहा था, इनका जो शासन काल रहा था वो 412 BC से लेकर 394 BC तक। कब से कब तक, 412 से लेकर 394 BC तक इनका शासन काल रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बाद इस डायनेस्टी में कौन से शासक आए। तो इनके बाद जो है इस डायनेस्टी में एक शासक आए जिनका नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो इनके बाद जो है उनका नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। कालाशोक जो थे वो सेकेंड रूलर थे इसके। इन्होंने कब से कब तक रूल किया, तो इन्होंने 394, कब से 394 से लेकर 366 तक रूल किया। 394 BC से लेकर 366 BC तक रूल किया। अब कुछ इनके में हुआ, इन्होंने फिर पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को अपना क्या किया, राज्य बनाया। पुनः वैशाली से, मतलब ये फ्रॉम वैशाली, ये शिशुनाग के शासन काल में कि वैशाली जिला ही, मतलब वैशाली ही क्या थी, कैपिटल थी। फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, इन्होंने फिर वैशाली से अगेन पाटलिपुत्र को क्या किया, अपना कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र कैपिटल, पाटलिपुत्र को क्या बनाया, इन्होंने कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बनाया, फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, इन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। उसके बाद
उसके बाद इतना ही था इनके बारे में। और इन्होंने सेकेंड बौद्ध, जो अजात शत्रु ने फर्स्ट बौद्ध संगीति कराई थी, इन्होंने सेकेंड बौद्ध संगीति कराई। इन्होंने क्या कराई? सेकेंड बौद्ध, मतलब मगध एम्पायर में जो सेकेंड बौद्ध संगीति, क्या चीज? सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी, वो इन्हीं के रीजन में हुआ था। वो किनके रीजन में हुआ था? कालाशोक के रीजन में क्या हुआ था? सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था। और नंदीवर्धन, और इनके बाद एक रूलर आए नंदीवर्धन, वो लास्ट रूलर थे इस शिशुनाग डायनेस्टी के। किनके? शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये क्या थे? ये लास्ट रूलर थे। ये क्या थे? लास्ट रूलर। और इस डायनेस्टी का एंड कब हो जाता है? मतलब इस डायनेस्टी का जो खत्म है वो कब हो जाता है? 345 ईस्वी पूर्व, मतलब 345 बीसी। 345 बीसी में इस डायनेस्टी का क्या होता है? अंत हो जाता है, और इसकी कहानी यही समाप्त होती है। अब जो मगध एम्पायर, मतलब मगध एम्पायर की जो नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट एम्पायर ऑफ मगध डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ मगध एम्पायर, लास्ट डायनेस्टी ऑफ मगध एम्पायर। तो चलिए हम बात करते हैं अब मगध एम्पायर की लास्ट डायनेस्टी के बारे में। तो हम बात करेंगे मगध डायनेस्टी की लास्ट एम्पायर के बारे में। तो लास्ट एम्पायर कौन था बच्चों? नंद डायनेस्टी। मैंने बताया था लास्ट डायनेस्टी कौन सा था। नंद डायनेस्टी की चर्चा मैंने पहले भी की है, पहले वाले वीडियो में, वहां जाके जरूर कुछ देख लीजिएगा। नंद डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो है वो 344, कब से? 344 से लेकर 322 बीसी, 344 से लेकर 322 बीसी तक रूल की थी। कब से कब तक रूल की थी? 344 मतलब 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन कर गया। महापद्मनंद जो थे, महापद्मनंद क्या थे? महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद जो थे, महापद्मनंद was the founder and first ruler of this dynasty। मतलब महापद्मनंद जो थे वो इस वंश के सबसे, इन्होंने कालिंग को जीत लिया था। किसको जीता था? कालिंग। मैंने कालिंग की चर्चा पहले वीडियो में भी की थी। कालिंग एक बहुत ही अच्छा राज्य माना जाता था, जो भी अभी का उड़ीसा कहलाता। क्या कहलाता? अभी का उड़ीसा। अभी का जो उड़ीसा का पुराना नाम ही क्या था? कालिंग था। इन्होंने कालिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मगध एम्पायर में कालिंग को किसने मिलाया था? अशोक से पहले की बात है ये, जब अशोक मौर्य एम्पायर में उससे पहले की बात है। कालिंग को किसने अपने राज्य में मिलाया था? महापद्मनंद ने अपने राज्य में इसको मिला लिया था। उसके बाद नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर आते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा, उनके बारे में कुछ और भी बताऊंगा। अब मैं इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करता हूँ, धनानंद। इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद। धनानंद वाज दी लास्ट रूलर। क्या थे? लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। धनानंद जो थे वो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और ये अलेक्जेंडर के टाइम पे थे। ये कब थे? ये अलेक्जेंडर के समकालीन, मतलब जिस समय अलेक्जेंडर भारत में आया था, अलेक्जेंडर जिस समय भारत में आया था उसमें ये मगध एम्पायर के किंग थे, और इनको ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किनके हेल्प से? तो चाणक्य के हेल्प से इनको चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था। चंद्रगुप्त defeated him। चंद्रगुप्त defeated him with the help of चाणक्य। किनके हेल्प से? तो चाणक्य के हेल्प से। किन्होंने डिफीट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। किनको? तो धनानंद को डिफीट किया था। उसके बाद धनानंद को डिफीट करने के बाद इन्होंने मौर्य डायनेस्टी, किसकी? मौर्य डायनेस्टी की।
मौर्य डायनेस्टी, किनकी? मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य डायनेस्टी की, जो मौर्य एम्पायर की इन्होंने स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ये किनको? धनानंद को हरा कर। किनकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से इन्होंने धनानंद को हरा करके उसके इन्हीं के समय आक्रमण करने आया था सिकंदर। सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर, इन्हीं के समय, जो कि कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। याद रखिएगा, ग्रीक में है मकदूनिया। कहाँ है? ग्रीक का एक पार्ट है मकदूनिया। मकदूनिया, मकदूनिया जो कि ग्रीक का पार्ट है। वहीं का कौन? अलेक्जेंडर किंग था। अलेक्जेंडर वहां का क्या था? किंग था। अलेक्जेंडर वहां का क्या था? किंग था। और ये किंग का? फिलिप द्वितीय का सन। ये फिलिप द्वितीय का सन था। याद रखिएगा, ये जो था ये फिलिप सेकेंड, फिलिप सेकेंड का ये क्या था? सन था। और मकदूनिया का क्या था? ये शासक था अलेक्जेंडर, जो कि ग्रीक का। और इनका मैं बता दूं, इनका एक जनरल था, ये कमांडर जनरल था, वो था सेल्यूकस। वो कौन था? सेल्यूकस। वो कौन था? सेल्यूकस जो था इनका कमांडर जनरल था। बस यही कुछ मगध एम्पायर के बारे में था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो कि हम मतलब अच्छी नॉलेज है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे पता है सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जब अगली वीडियो आवे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप वहां से पढ़ पाए। और खुद भी देखिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो।